दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्राओं, नमस्कार। आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रही है। देखिए, विषय हिंदी कक्षा 12 का बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार पेपर बनाया गया है। यह पेपर कई मॉडल पेपर व पिछले सालों के पेपर्स को पढ़कर उनका निचोड़ निकाल के बनाया गया है। अगर यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपके 90 प्लस पक्का है। इस वीडियो से बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा, आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर ही मिलेगा। आप अंत तक देखें। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, पहले लिखा हुआ नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये लाइन पढ़ना वहां लिखी होगी। है निर्देश देखिए। नंबर 1 है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क और तथा खंड ख में विभाजित है। नंबर 2 है सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए, खंड क 50। देखिए, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र करती अपनी खबर किस विधा पर आधारित है। देखिए, विकल्प दिए हुए हैं तो इसमें ये जो है विकल्प सेकंड हो जाएगा। इसमें आत्मकथा विधा है, आत्मकथा विधा पे लिखा है। अगला देखते हैं दूसरा नंबर का जो है, इसका क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ये अंग्रेजी ने किया था। जो तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 में होता है। पहला 1943 में, फिर 8 साल बाद 1951 में, फिर 8 साल बाद 1961 में और उसके 20 साल बाद 1969 में हुआ है। फिर देखिए आगे चलते हैं। ख रीति मुक्त कवि है। तो रीति मुक्त कवि जो है ये हमारे घनानंद जी है। इसमें जो है फिर आगे चलते हैं। गए कामायन में सर्गों की संख्या कितनी है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा विकल्प 15 संख्या है इसके अंदर सर्गों की। घ देखिए आदिकाल के रचनाकार है। तो इसमें आदिकाल के रचनाकार जो है नरपति नालह जी हैं। अगला देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था वो बताना है इसमें। देखिए, यह तीसरा विकल्प हो जाएगा। इसमें उर्वशी पर मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये गद्यांश आते हैं। देखिए, 2 गद्यांश आएंगे, बीच में अथवा लिखा होगा। देखिए, इसमें देखिए पहले दिया होगा, इसमें जो ये गद्यांश दिया होगा और इसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। ये इसके लिए अलग से आपको वीडियो आंसर की भेजी जाएगी। अब जो है ये देखते हैं। पहले देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हो जाएंगे। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये राष्ट्र का स्वरूप है, डॉक्टर वासुदेव शरणगोपाल ने लिखा है ये, और विस्तृत बाद में बताया जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये देखिए, रेखांकित अंश जो है इनकी व्याख्या करनी है। फिर देखिए, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। फिर चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। 5वां क्वेश्चन है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। अब देखिए, इसमें बीच में अथवा आ गया है। ये नीचे वाला गद्यांश होगा, ये वाला करिए या ये वाला करिए। देखिए, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा का विश्वास लाती है, जो अनंत हमारी आज़ादी के को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखिए, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे।
ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा हुआ है। और देखिए नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक अध्यात्म में भौतिकता को एक दूसरे के सामने मानने विषय में क्या तर्क देता है। नंबर 4 है, भौतिक समृद्धि के महत्व विषय में लेखक का मत स्पष्ट कीजिए। फिर 5वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं का किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर, पहले गद्यांश था अब पद्यांश है, पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल जो है यूक्रेन और जो है रूस का युद्ध चल रहा है, उसी पर लगभग आधारित है, उसी तरह से है ये भी। तो जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम डाला था और उसके क्या वहां पर परिणाम हुए थे, उसके बारे में कवि ने चर्चा कर रखी है। देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाए मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशाओं में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन इसके नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार और रचनाकार नाम बताइए। यह हिरोशिमा नामक पाठ से लिया गया है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इसके जो है रचनाकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंडरलाइन जहाँ पे हो रही है उनकी व्याख्या करनी है। हिरोशिमा नगर में परमाणु बम विस्फोट के क्या परिणाम हुए। फिर देखिए चौथा नंबर, काल सूर्य के रथ के पहियों को ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों, पंक्ति से क्या कवि का क्या आशय है। नंबर 5 है, दसों दिशा में कुछ क्षण का वह उदयस्त, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अथवा ये देखिए ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है, अभिनव मनुष्य। ये भी देखिए विज्ञान का जो है विध्वंसकारी रूप दिया है, इसको देखना। देखिए सावधान मनुष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभिज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं हाथ में ले तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी दार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कवि, नंबर 1 क्वेश्चन है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। सावधान करने के पश्चात भी व्यक्ति की अकल में आज भी कुछ नहीं आया है। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है, किसकी धार बड़ी तेज है। फिर है नंबर 4 जो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 5 है, पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर है और अभिनव मनुष्य से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये कवियों का और लेखकों का जीवन परिचय आता है। देखिए नंबर क्या पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा, शब्द सीमा जो 80 शब्द है, लगभग 1 पेज 1.5 पेज से ऊपर नहीं लिखना है, ये उसी में आ जाएगा आपका, 1 पेज में भी आ सकता है। ये 5 नंबर का है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नंबर 1। नंबर 2 है वासुदेव शरण अग्रवाल। नंबर 3 है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनमें से एक जीवन परिचय लाजमी आ जाएगा। अब देखते हैं ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिख कीजिए। इसमें भी जो है जो अधिकतम शब्द है सीमा जो है 80 शब्द है, ये भी 5 नंबर का है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुमित्रानंद पंत जी और जयशंकर प्रसाद दोनों छायावादी हैं। इनमें से एक जो है लाजमी फंसनी है। नंबर 6 देखिए, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का आता है ये, बहादुर और पंचलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगी। देखिए 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें खंड काव्य अलग अलग है क्षेत्र के हिसाब से, आपके क्षेत्र में जो भी लग रहा हो उनमें से इनमें से देख लीजिए जो भी है। ये देखिए इसमें दे रखा है मुक्ति जगत खंड काव्य कथासार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मुक्ति जग खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो भी आपके यहाँ खंड काव्य लगा उसी को उत्तर देना है, उनमें से एक का उत्तर देना है। सत्य की जीत खंड काव्य का कथा सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर है नंबर 3 में रश्मि खंड काव्य कथा वस्तु लिखिए, अथवा रश्मि खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर नंबर 4 पे त्यागी पथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिए, अथवा त्यागी पथी
खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रण कीजिए। फिर है नंबर 5 पे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फिर नंबर 6 पर आलोक वर्त खंड काव्य के कथानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या आलोक वर्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए। जो भी खंड काव्य आपके क्षेत्र से उनमें से 2 में से 1 कर दीजिए, आपके जो है 5 अंक पक्के हो जाएंगे। अब दोस्तों खंड ख की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें संस्कृत में ये जो है गद्यांश और पद्यांश लिखे होंगे। इसमें से देखिए में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का भाग है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के महामना मदन मोहन मालवीय के पाठ से लिया गया। ये गद्यांश देखेंगे। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराश्च आसीत् परम अस्यै सर्वज गुणे जन सेवई आसीत् यत्र कुत्रापि अय जनाने दुखिताने पीड्यमानश्च अपेक्षते तत्रैव च स शीघ्रमेव उपस्थिते सर्वविद्यं साहाय्यं च करोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभावे एव आसीत् अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोति अपि महामना मालवीय सवयस सो अमूर्त रूपेण प्रकाशे वितरण अंधे तमसी निर्माणे जनाने सन्मार्ग दर्शने स्थाने स्थाने और जने जने उपस्थित। अब देखिए इसकी हिंदी। महात्मा विद्वान, महामना जी जो विद्वान, वक्ता, वक्ता माने भाषण देने वाले, बोल, धार्मिक नेता, पटु, पटु माने चतुर, चतुर पत्रकार थे। महामना विद्वान वक्ता और धार्मिक नेता तथा चतुर पत्रकार थे। परम असेय सर्वोच्च गुण है जन सेवा चयासित। लेकिन इनका जो सबसे ऊंचा गुण था वह लोगों की सेवा करना था। देखिए आगे देखिए। अय यत्र कुत्रापि अय जनाने दुखिताने पीड़िय मानस्य प्यसते तत्रैव से शीघ्र में उपस्थित है। यत्र मैंने जहाँ, कुत्रापि मैंने कहीं भी, जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखित और पीड़ित देखा तुरंत ही या शीघ्र ही वहां पर उपस्थित हो गए। सर्वविद्यम सहाय च अकरोत् और अनेक प्रकार से उनकी सहायता की। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत है, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो भी महामना मालवीय सब यश सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरणे अंधे तमसी निमग्नाने जनाने सन्मार्ग दर्शने स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। आज हम अध्यक्षमागमन आज हमारे बीच में विद्वान या उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय जी अमूर्त रूप से अपने यश रूपी स्वयं यश रूपी प्रकाश को फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को या लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित है। देखिए अब नीचे देखेंगे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति के जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसने परमध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एव व्यवते यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तो आधुनिक जगते पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ते। देखिए आगे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को उठाने के लिए प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन का उत्थान करने के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अध्यायी लेकिन इमे सिद्धांता, लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। साधनानि सन्ति मैंने साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एव होते। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू
महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ में भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई। यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठवंतो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में विश्वास या बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ते। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्था, ये इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब आगे देखिए, ख, ये पद्यांश श्लोक कहलाते हैं। दिए गए पद्यांशों श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए, ये जो है प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिग्दर्शिका के संस्कृत खंड से लिया गया है और ये जातक कथा से है, उल्लू के जातकम से लिया गया है। अब देखते हैं, न में रोचते भद्रम व उल्लुकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुख्य पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। अब देखिए, इसमें कौवा कह रहा है वो उल्लू के अभिषेक का अर्थात राज्याभिषेक का विरोध कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, देखिए, तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। देखिए, कौवा कह रहा है कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखे पश्य कथम क्रोधो भविष्यति, किस इस समय के क्रोधहीन बिना क्रोध वाले मुख को देखो, जब यह क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा लगेगा। देखिए, दोबारा देखिए, कौवा कह रहा है तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ठीक नहीं लगता। इस समय अर्थात बिना क्रोध वाले या क्रोधहीन के मुख को ही देखो, और जब यह क्रोध करेगा तब इसका मुख कैसा हो जाएगा, इसलिए मुझे यह उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। फिर अथवा में देखेंगे, देखो अथवा पे ये देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्युम भय नास्ति येषाम कीर्ति तनौ क्विचिते। अब देखिए, ये महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पाठ से लिया गया है और इसमें देखिए, जन सेवा लोगों की सेवा करने में तत्पर या लगे रहते हुए, लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। ये साम मने जिनके, कीर्ति तनव मत है, कीर्ति यानी कि यश, तनव मने शरीर, जिनके यश रूपी शरीर को, कवि मने कहीं भी, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं होता है। देखिए, दोबारा देखिए, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, एक करना है, चाहे लोकोक्ति करे चाहे जो है मुहावरा करे, दोनों में से एक करना, उसका अर्थ लिखना, उसे वाक्य में प्रयोग करना। देखिए, पहला देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सीधा करना। फिर इसी वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम ने श्याम से ही अपने सारे कठिन कार्य करवा लिए, करवाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। देखिए, गागर में सागर भरना, इसका मतलब होता है संक्षेप में बहुत कुछ कह देना, बड़ी बात को छोटे में कह देना। देखिए, महाकवि बिहारी ने सस्सई में के अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। महाकवि बिहारी ने अपनी सस्सई के दोहों में गागर में सागर भर दिया है। अब देखिए, एक पंदो काज है, फिर ऊँट के मुंह में जीरा है। इसका मतलब है, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि बहुत आवश्यकता से कम देना। दारा सिंह जैसे पहलवान को एक गिलास दूध देना जो है वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। अब आगे देखिएगा, नंबर 10, क्या निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्पों का चयन कीजिए। ये इसका जो है विकल्प दिया हुआ है, इसमें छांटना है। देखिए, अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो है ये बै वाला हो जाएगा, अति जमा आचार है। और देखिए आगे, रमेश का संधि विच्छेद है, तो इसमें जो है रमा
प्लस ईश है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इसमें इत्यादि का जो है पहला हो जाएगा इति जमा आदि। फिर देखिए नायक, नायक का सही संधि विच्छेद है, ये पहला हो जाएगा नई जमा अके। खैर देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। इनमें ये विकल्प है, देखिए जगती शब्द में विभक्ति और वचन है, ये बताना है इसमें। जैसे पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, इसमें जो हो जाएगा द, सप्तमी विभक्ति एक वचन है जगती में। फिर देखिए आत्मनों में विभक्ति और वचन है, देखिए विकल्प एक, विकल्प ए, ब और से, इसके अंदर ये हो जाएगा से षष्ठी द्विवचन हो जाएगा। फिर 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए ये जो है शब्द युग्म है, इनका अर्थ बताना है कौन सा बैठ रहा है। देखिए कुल और कूल, कुल का मतलब है वंश और कूल का मतलब है किनारा, तो ये हो जाएगा हमारा दे। फिर है अभिराम और अविराम, अभिराम का मतलब है सुंदर और अविराम का मतलब है बिना रुके अर्थात लगातार, तो इसका विकल्प हमारा ये हो जाएगा ए, सुंदर और लगातार। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। देखिए पत्र है, द्विज है और कपि है, इनके दो अर्थ लिखे देने हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसे जाना न जा सके। उसे 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से हो जाएगा अगे, ए गए, जिसे जाना न जा सके। जंगल में स्वयं लगने वाली आग, देखिए सर्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि, तो इसमें दावाग्नि जो है वह जंगल में स्वयं लगने वाली आग को कहा जाता है। फिर देखिए घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यह अशुद्ध है, शुद्ध करना है 2 को। कौन में दोष नहीं होता, अर्थात किस में दोष नहीं होता। सूर्य पूरब में निकलता था, तो सूर्य पूरब में निकलता है, अब भी निकलता है। देखिए मैं कलम के साथ लिखता हूँ, अर्थात ये हम लिख देंगे इसमें मैं कलम से लिखता हूँ, लिख रहा हूँ या लिखता हूँ। महादेवी वर्मा अच्छी कवि थी, जो स्त्रीलिंग में आता है उसे कवित्री कहा जाता है। देखिए ये रस है और अलंकार है और छंद है, इनकी आपके पास अलग से वीडियो भेज दी जाएगी। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर करना। हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। पहले तो उसका स्थायी भाव बताएंगे, परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण बिल्कुल ठीक लिखेंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें। देखे अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। लक्षण लिखना और उसका उदाहरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे प्रकार से लिखना है। देखिए गह चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, उनका लक्षण और उदाहरण लिखना बिल्कुल ठीक लिखना है। देखिए फिर है 13 नंबर में नगर निगम अधिकारी को सड़क के टूटे होने की शिकायत तथा मरम्मत संबंधी पत्र लिखिए। अथवा अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है इसमें। फिर देखिए यह है 14 नंबर पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निम्न लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट निम्न लिखे गए हैं। देखिए बेकारी अर्थात बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये आजकल की समस्या है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वर्ड। मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, अगर आपको प्रिय कवि जैसे जीवनी याद करें तो जीवनी में पूरे भेड़ दे नहीं है, अगर और कुछ याद नहीं है। देखिए प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यह भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, फिर भी जो है जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये इस साल वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरा पेपर जो है बहुत स्टडी करने के बाद बनाया गया है। इस पेपर को आप अच्छी प्रकार से देखें और इसके अनुसार स्टडी करें, आपके अच्छे से भी अच्छे अंक आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। आपके पास इसकी जो है PDF भी भेज दी जाएगी। धन्यवाद।